नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं एचपीआरसी के, जेबीटी, पटवारी जैसे एग्जाम्स के लिए, जेबीटी का एग्जाम तो अभी आने वाला भी है, और या फिर आप तैयारी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल ऑफिसर का हो या फिर HSLI जैसे एग्जाम हो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, Which of the following district of हिमाचल प्रदेश has highest population according to 2011 census? तो बोलते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग हिमाचल का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो देखी गई है। देखिए, अभी तक जो हमारे पास लेटेस्ट आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना का है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमें पॉपुलेशन का पता हिमाचल प्रदेश में चलता है वो ये पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो है 68,64,602। ये तो पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है। हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पॉपुलेशन का जो है वो पता चलता है। तो उसमें हमें क्या क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट हमारा आता है उसकी जो पॉपुलेशन है वो है 9,99,777। ये जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो हमारा आता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? वो है 8,14,010। ये जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। 8,14,010 यहाँ की पॉपुलेशन है। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कि कुल्लू की कितनी पॉपुलेशन है, तो कुल्लू की पॉपुलेशन है 4,37,903। ये पता चलता है। चंबा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये है 5,19,080। ये जो है वो चंबा की पॉपुलेशन है। अब आप ये कहेंगे कि क्या आपको हर एक जिले की पॉपुलेशन याद रखनी पड़ेगी? तो आंसर होगा यस, आपको 12 के 12 जिलों की जो है पॉपुलेशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे कि हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है, कि कांगड़ा की हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो आप याद रख लेंगे। नहीं, ऑप्शंस कुछ भी दे देंगे और बताना पड़ेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। पता चल गया आपको कि मंडी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमने 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जो है वो पढ़ लिए। अगर हम पूरे हिमाचल में बात करते हैं तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। कांगड़ा की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार 15,10,075 जो है वो यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर हम बात कांगड़ा के बात करते हैं सबसे कम पॉपुलेशन की, तो सबसे कम पॉपुलेशन पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की है। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है वो कितनी है? लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन जो है वो 31,564 है। अगर हम लाहौल स्पीति के बाद बात करते हैं कि लाहौल स्पीति के बाद कम पॉपुलेशन किसकी है, तो किन्नौर की पॉपुलेशन जो है वो सबसे कम है। दूसरे नंबर पर किन्नौर की जो पॉपुलेशन है वो 84,121 है। और ये 2 ही ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश में जिनकी पॉपुलेशन हज़ारों में है, मतलब 31,000, 84,000 ऐसे है। बाकी जितने भी ज़िले हिमाचल प्रदेश के हैं उनकी तो लाखों में ही है, जैसे कि 15 लाख हो गया, 9 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये इस तरह से जो है पॉपुलेशन है। और अगर हम ये भी ध्यान रखें कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, तो वो 68,64,602 है। आगे बोलते हैं, विच इज़ लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो आपको बताना है। पिछली बार भी हमने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, परंतु उस टाइम ऑप्शंस जो था वो कुछ और थी। मैंने 12 के 12 जिलों का एरिया जो था वो आपको बताया था। अगर याद हो गया है तो अभी आंसर इसका करके बताइए। नहीं हुआ है तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं आपको। सोलन डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं। सोलन का जो एरिया है वो है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। शिमला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, 5131 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मंडी में इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला होता है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो है 3000, यहाँ का जो एरिया है वो है 3,950 स्क्वायर किलोमीटर, 3,950 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया है। कुल्लू के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है? वो है 5,503 स्क्वायर किलोमीटर, 5,503 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ पर ही अगर आप ये देखेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ऑप्शन डी कुल्लू जिला जो है वो इनमें से सबसे बड़ा। वो पूरे हिमाचल का जो एरिया है वो कितना है? वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा एरिया जो आता है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास आता है, जिसके पास पॉपुलेशन सबसे कम है परंतु एरिया सबसे ज़्यादा है। यहाँ का जो एरिया है वो कितना है? वो है 13,841। ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि दूसरे नंबर पर एरिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो लास्ट टाइम हमने पड़ा था वो चंबा डिस्ट्रिक्ट था। चंबा डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो कितना है? चंबा का एरिया 6,522 स्क्वायर किलोमीटर है। चंबा के बाद जो है वो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जो है वो एरिया कितना है, किसका, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? तो उसके बाद जो एरिया आता है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया जो है वो आता है। किन्नौर का एरिया कितना आता है? किन्नौर का भी आपने ध्यान रखना है, 6,401, 6,401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो किन्नौर का एरिया है।
किन्नौर के अलावा सबसे कम एरिया जो है वो सबसे कम एरिया जो आता है, वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो आता है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आता है। हमीरपुर का एरिया जो है वो कितना है, हमीरपुर का एरिया 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। हमीरपुर के बाद सबसे कम एरिया किसका है, तो सबसे कम एरिया जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो आता है। बिलासपुर का एरिया कितना है, बिलासपुर का एरिया भी आपने ध्यान रखना है, 1167 स्क्वायर किलोमीटर बिलासपुर का एरिया है। इसके अलावा आप ऊना जिले का एरिया भी जो है वो ध्यान रखिए, ऊना का जो एरिया है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ऊना का एरिया है। सोलन तो आपने जान ही लिया है। सिरमौर की अगर हम बात करते हैं तो सिरमौर का एरिया 2825 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सिरमौर का एरिया, ये सिरमौर का एरिया आप ध्यान रखिए। सिरमौर आपने जान लिया, शिमला आपने जान लिया, मंडी आपने जान लिया, लाहौल स्पीति आपने जान लिया, कुल्लू आपने जान लिया, किन्नौर और कांगड़ा एक शायद रह गया है। कांगड़ा के एरिया की अगर हम बात करें तो कांगड़ा की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, एरिया इसका 6401 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कांगड़ा का एरिया आपने ध्यान रखना। तो इस तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट के एरिया आपके कवर हुए, इनको याद करना ही पड़ेगा, टिप्स पर याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल कंटेन्स द 29 फंक्शनल आइटम दैट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ पंचायत अक्रॉस द स्टेट सच एज हिमाचल। तो बोलते हैं कि किस संवैधानिक अनुसूची में 29 जो है वो कार्यात्मक आइटम्स शामिल हैं जो हिमाचल जैसे राज्यों में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में जो है वो आता है। यहाँ पर बात की गई है कि आपको शेड्यूल बताना है जिसमें जो है वो 29 फंक्शनल आइटम्स जो हैं वो आती हैं, और हिमाचल जैसे डिस्ट्रिक्ट जो है, हिमाचल जैसे स्टेट जो है, यहाँ की पंचायतें उस जुरिस्डिक्शन में जो है वो आती हैं। देखिए ये शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो 11th शेड्यूल जो है वो आता है, 11वां शेड्यूल जो है ये आता है। ये आपने ध्यान रखना है, 11th इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 11th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 11th शेड्यूल में जो है वो पंचायतों को लेकर जो है स्पेसिफिक पावर दी गई हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर कि 11th शेड्यूल में जो है वो कितने मैटर जो है वो आते हैं, मतलब यहाँ पर जो है 11th शेड्यूल में आपसे ये पूछा सकता है कि कितनी फंक्शनल आइटम जो है वो आती हैं। फंक्शनल आइटम या मैटर आप कुछ भी ध्यान रखिए, ये जो है वो 29 यहाँ पर जो है वो आती हैं। तो 29 मैटर आपने जो है वो ध्यान रखना है कि 29 मैटर जो है वो आते हैं। और ये जो शेड्यूल है ना, ये ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1992 की है, इससे जो है वो इसको ऐड किया गया था। इसमें जो स्पेसिफिक रूप से आर्टिकल आता है वो आर्टिकल 243G जो है वो आता है, और भी बहुत सारे आर्टिकल जो है वो आते हैं। अब हमारे पास जो है ना 11th के बाद 12th शेड्यूल भी जो है वो आता है। अगर 11th की बात हो रही है तो 12th की बात होना भी लाजमी है, क्योंकि 12th शेड्यूल किसकी बात करता है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात जो है वो करता है। किसकी बात करता है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात जो है वो करता है। और इसमें कितनी आइटम्स जो है वो आती हैं, तो इसमें ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें 18 आइटम्स या 18 मैटर जो है वो आते हैं। इसमें कितने 18 मैटर जो है वो आते हैं। और इस शेड्यूल को जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो इसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1992 की जो है वो अमेंडमेंट है। तो ये आप इसके बारे में भी ध्यान रखना। इतना डाटा क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसको LFPR भी बोला गया, फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर ऑल एजेस इन 2023-24 अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे इन 2023-24। तो बोलते हैं कि जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 का है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में सभी उम्रों के लिए आपको श्रम बल भागीदारी दर यानी कि आपको जो है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बतानी है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार यहाँ पर लगा लीजिए। अभी तक वैसे HPRC के द्वारा नहीं पूछा गया है, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी नहीं पूछा गया है, तो 90% चांसेस ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको नोट कीजिए। हमने पहले भी ये क्वेश्चन जो है वो पढ़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो है 60.5, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। थोड़ा सा डाटा मैं यहाँ से डिटेल में आपको बता देता हूँ ताकि डिटेल से क्वेश्चन कवर हो जाए। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24 जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है हिमाचल प्रदेश की वो है 60.5%। कितनी, हिमाचल प्रदेश की है 60.5। आपने ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड से हाई है, उत्तराखंड की जो है वो 46.2 है, पंजाब से भी ये हाई है, पंजाब की 43.7 है, हरियाणा से भी ये हाई है, हरियाणा की तो 37.4 है, और पूरे इंडिया की एवरेज अगर हम देखेंगे तो उससे भी ये हाई है। इंडिया की जो एवरेज है वो है 45.1। और यहाँ पर बोलते हैं फॉर फीमेल्स इट इज़ मोर देन डबल फ्रॉम ऑल दीज स्टेट्स एक्सेप्ट उत्तराखंड। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये तो
डबल से भी ज़्यादा है अगर हम उत्तराखंड को छोड़ देंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था एग्जाम में, वो ये पूछा जा चुका है, जो मैं दूसरा डाटा बता रहा हूँ ये तो पूछा जा चुका है, वो है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का। ये जो WPR है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का, ये डाटा पूछा जा चुका है, हमने 2-3 बार इससे पहले भी पढ़ा है। बोलते हैं ये ऑल एजिस के लिए हिमाचल में कितनी है 2023-24 के अनुसार, तो ये 57.2% है। इट इज़ बेटर देन उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और ओवरऑल इंडिया। उत्तराखंड की जो है वो 44.2 है, पंजाब की 41.3 है, हरियाणा की जो है वो 36.1 है, इंडिया की 43.7 है। ठीक है जी। अब देखो HPRC जो एग्ज़ाम करवाता है ना, वो तो सिंपल डाटा पूछ लेता है, परंतु जो पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम करवाता है वो हो सकता है मैच करने को आपको दे दे, वो किसी भी तरह से क्वेश्चन दे सकता है। तो क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है, जब डाटा बताया जा रहा है तो उसको डिटेल से नोट करना है। बोलते हैं इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द सर्वे रिजल्ट दैट जो मोर वुमेन है, ज़्यादा महिलाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी के नेबरिंग स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन यहाँ पर ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं हमारे पास, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JVT एग्जाम के लिए और साथ में पटवारी एग्जाम को भी आप कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं और यहाँ से ना आप अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे पाएंगे, यहाँ से आप अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे और आगे जो है वो बढ़ पाएंगे। दूसरी ओर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले JOA के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि JOA का जो है वो अच्छा मौका है, काफ़ी टाइम के बाद बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है और भी JOA की पोस्टें अभी ऐड हो सकती हैं। तो बोलते हैं कि इन दोनों एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं, जिन टेस्ट सीरीज़ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो है वो दिए गए हैं। ठीक है जी, टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ जाना अगर आप जो है वो अपनी तैयारी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं, कमियों को एनालाइज कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी TGT मेडिकल का जो है वो रिजल्ट जो है वो आ चुका है, वो आपने देख लिया है, तो उसके बाद ना काफ़ी बच्चों के मन में डाउट हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, परंतु आप ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि अब रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जिनकी सिलेक्शन होनी थी वो हो चुकी है, जिनकी नौकरी लगनी होगी वो लग जाएगी, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात एक कर जो था वो मेहनत की थी, हमारे साथ बहुत सारे लोग भी ऐसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हुई थी, मेहनत भी की, और उनकी सिलेक्शन हमें लाजमी देखने को मिलेगी यहाँ पर, पक्की बात है कि उनमें से बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिलेक्ट होंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम, जिसको HPKVN बोला गया, वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना जो था वो कब की गई थी। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना वर्ष 2015 में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। हम थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के बारे में जान लेते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट की एक कॉरपोरेशन है, इसको क्रिएट किया गया था एग्जैक्टली 14 सितंबर 2015 को, और ये स्टेट स्किल मिशन के तहत जो था वो स्थापित की गई और कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो था वो इसको बनाया गया। इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग 2 मेजर प्रोजेक्ट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग फॉर द यूथ इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल के यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए मेजर रूप से 2 प्रोजेक्ट्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। इसमें एक एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट आ जाता है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक असिस्टेड हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो, और एक स्टेट मैनेज्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 जो है वो आ जाती है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस कौशल विकास योजना के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कोई स्थापना पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो था वो कब एनेक्ट हुआ था, कब अधिनियमित जो था वो हुआ था। अच्छा, अगर आपने पढ़ा है, वो पार्ट देखा है, तो आप बताइए मुझे कि हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कब जो था वो एनेक्ट हुआ था। अच्छा, अगर आपने आंसर कर दिया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो मैं बता देता हूँ कि ये 2006 में जो था वो एनेक्ट जो था वो हुआ था। कौन से ईयर में? 2006 में जो था ये एक्ट जो था वो एनेक्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट एक्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बना है। उसी तरह जो है वो उससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो कब जो था वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जो था वो 1974 में जो था वो इम्प्लीमेंट जो था वो हुआ था। कब? 1974 में वो इम्प्लीमेंट हुआ था। तो ये दोनों ही एक्ट आपने जो है वो दोनों ही आपने ईयर ध्यान रखने हैं, 1974 भी साथ में जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं और
आगे भी रिपीट हो सकते हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश एक राजनीतिक सत्ता के रूप में अस्तित्व में जो था वो कब आया था, एक पॉलिटिकल पावर के रूप में जो है वो कब आया था। ये तो पॉलिटिकल पावर के रूप में 1948 में जो था वो आया था। कब? 1948 में ये आया था, तो वो 1948 भी ईयर साथ में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं बैजनाथ टेम्पल बिल्ट इन विच आर्किटेक्ट स्टाइल। तो बैजनाथ टेम्पल की यहाँ पर मुख्य रूप से बात की गई है कि ये मंदिर आखिर बना किस स्टाइल में है, बना कौन सी शैली में जो है ये मंदिर है। अगर हम बैजनाथ टेम्पल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल जो है वो आता है, परंतु संसार चंद कांगड़ा के राजा हुआ करते थे, उन्होंने बाद में चलकर इसको रेनोवेट भी जो था वो करवाया था। ये टेम्पल जो है वो नगाड़ा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कौन से स्टाइल में? नगाड़ा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। भगवान शिव को ये डेडिकेटेड है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एक मंदिर है जो कि नगाड़ा स्टाइल में बना हुआ है और कांगड़ा वैली में स्थित है, उस मंदिर का नाम बताइए। तो उसका आंसर होना था कि वो बैजनाथ मंदिर जो है वो आता है। और एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा तो इसके रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। क्या क्या क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बन सकते हैं वो भी जानिए। बैजनाथ मंदिर जो है वो, बैजनाथ को पहले किरग्राम भी बोलते थे, तो किरग्राम का ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये टेम्पल जो है वो नगाड़ा स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। और इस टेम्पल के बारे में आपने ध्यान रखना है कि इसको दो भाइयों के द्वारा बनवाया गया था, एक का नाम आहूका था, एक का नाम मनयूका था। और राजा संसार चंद जब 19वीं शताब्दी में आए तो 19वीं शताब्दी में इन्होंने जो है वो इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए कुछ पैसा, कुछ असिस्टेंस यानी कि सहायता भी दी थी। साथ में ही कांगड़ा के मंदिरों की अगर बात हो रही है तो कांगड़ा में ऐसे ही एक और ओल्डेस्ट टेम्पल आता है, वो है मसरूर रॉक कट टेम्पल। तो ये जो मसरूर रॉक कट टेम्पल है ना, ये टेम्पल जो है वो 8th सेंचुरी का बना हुआ टेम्पल है। एक रॉक को काट कर ये टेम्पल बनाया गया है, तो इसलिए इसको जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो बोलते हैं। इसको एलोरा के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में अजंता के साथ किसको कंपेयर किया जाता है? तो अजंता के साथ जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो कंपेयर किया जाता है। अजंता ऑफ हिमाचल जो है वो ताबो मोनेस्ट्री को बोलते हैं, एलोरा किसको बोलते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर बोलते हैं द खाब हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। की ये खाब परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो आती है। खाब परियोजना के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ये खाब परियोजना कौन से जिले में आती है, कौन सी रिवर बेसिन पर ये स्थित है, ये पता होना चाहिए आपको। तो खाब परियोजना जो है ये आती है आपके किन्नौर जिले में। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में जो है ये आती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम परियोजनाओं के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। खाब परियोजना के बारे में भी थोड़ा सा जो है वो ज़रूर जानेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये जो खाब परियोजना है ना, ये किन्नौर जिले में स्थित है और सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है ये परियोजना बनी हुई है। लगभग 1020 मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी है। अब तो देखो खाब स्टेजेस में बंट गया है तो कैपेसिटी थोड़ी सी वेरी भी जो है वो करती है। ठीक है। तो खाब परियोजना के अलावा जो किन्नौर की मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, जैसे कि किन्नौर में जो है वो भाभा जल विद्युत परियोजना आती है। इस भाभा परियोजना को संजय गांधी जल विद्युत परियोजना भी बोलते हैं। 120 मेगावाट की जो है ये परियोजना है। भाभा जो है एक खड्ड है जो कि सतलुज की सहायक नदी है, तो सतलुज के साथ ही मिलती है। और ये एशिया की पहली जो है वो अंडरग्राउंड भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो आती है। तो इस परियोजना के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम किन्नौर की ही आज स्पेसिफिक रूप से बात कर रहे हैं तो किन्नौर में और भी परियोजनाएं आती हैं, जैसे कि करछम वांगटू परियोजना आती है 1000 मेगावाट की। ये भी किन्नौर में स्थित है, सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर ही जो है ये परियोजना बनी हुई है। अब करछम वागटू कहाँ पर आती है? ये किन्नौर में आती है। एक ऐसे ही जो है वो सोंगटोंग करछम परियोजना भी आती है लगभग 402 मेगावाट की। ये भी किन्नौर में ही जो है वो आती है, ये भी आपने ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है, एक टिढोंग परियोजना आती है, ये भी किन्नौर में आती है। लगभग 100 मेगावाट के करीब जो है वो इसकी कैपेसिटी है और ये भी जो है वो सतलुज रिवर बेसिन के ऊपर जो है वो बनी हुई है। इसके बारे में भी जो है वो आप ध्यान रखिए कि ये परियोजना जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है। तो इन परियोजनाओं के बारे में मोटे तौर पर आप ध्यान रखना। एक छांगो यांगटांग परियोजना भी आती है, ये 140 मेगावाट की है, सतलुज रिवर बेसिन पर ही है, किन्नौर जिले में ही जो है वो स्थित है। तो इन परियोजनाओं के बारे में आपने स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखना है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। अगर आप ये कहेंगे कि कोई स्पेसिफिक एक ही परियोजना पढ़ेंगे, वो एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, पेपर क्लियर हो जाएगा, तो वो कहीं से पॉसिबल नहीं लगता। आगे बोलते हैं यहाँ पर ढांडरा रिवेलन मूवमेंट टुक प्लेस एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये ढांडरा आंदोलन जो था वो हुआ था। ढांडरा आंदोलन हुआ था, बोलते हैं कि ये हिमाचल में हुआ तो था, परंतु कौन से स्थान पर जो था वो हुआ था। अब ढांडरा आंदोलन जो हुआ था ना, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में जो था वो हुआ था। तो इसका बिलासपुर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ढांडरा बिलासपुर में हुआ,
क्या था ये ढांडरा आंदोलन, क्या इसमें हुआ था, वो थोड़ी सी बात जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना जो है वो थोड़ा सा ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए ये जो बात है ये है 1930 की। 1930 में बिलासपुर रियासत में एक भूमि बंदोबस्त आंदोलन जो है वो हुआ। इनके भूमि बंदोबस्त के विरोध में एक भारी जन आंदोलन जो है वो किया गया। इस टाइम जो है वो क्या था, बिलासपुर में अनेक प्रकार के टैक्स जो है वो प्रजा के ऊपर लगा रखे थे। प्रजा का जो आर्थिक शोषण था वो बहुत भारी तरीके से जो था वो हो रहा था। अब देखिए शोषण, आम लोगों का शोषण ना बहुत पहले से ही होता आया है, ठीक है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अपनी नहीं बनती तो पिसेगा कौन? सेंटर स्टेट के बीच में वो आपस में नहीं उलझती पार्टियां कभी भी, वो उलझेगा कौन? बीच में आम आदमी जो है वो उलझ कर बैठ जाता है। वैसे पहले भी होता आता था कि राजा अगर परेशान है तो राजा प्रजा को परेशान करेगा। अंग्रेज अगर राजा से वसूल रहे हैं तो राजा कहाँ से वसूलेगा? वो जनता से वसूलेगा। उसका जो है वो शोषण कर करके उसको इतना मजबूर कर देगा कि वो आखिर में जो है वो विद्रोह करने पर जो है वो मजबूर हो जाता है। अब बिलासपुर में ये ढांडरा आंदोलन होता है। यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक रूप से सबसे पहले स्टार्ट होता है तो ये बहादुरपुर परगना से जो है वो स्टार्ट होता है। लोगों ने जो है वो इस बंदोबस्त के आंदोलन में जो है वो लोगों ने क्या किया, लोगों ने दूध, रोटी, घी आदि मुफ्त में देना जो है वो कर्मचारियों को बंद कर दिया। मतलब कर्मचारियों के साथ उन्होंने थोड़ी सी स्टिकनेस जो है वो रख दी। अब ढांडरा आंदोलन क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि पुलिस के द्वारा यहाँ पर लोगों के ऊपर डंडा चार्ज जो था वो किया गया था। जब डंडा चार्ज लोगों के ऊपर किया गया तब इसका नाम पड़ गया ढांडरा आंदोलन। तो तब से ये ढांडरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस टाइम जो बिलासपुर के राजा हुआ करते थे ना, वो बिलासपुर के राजा आनंद चंद भी जो था वो हुआ करते थे। आनंद चंद राजा हुआ करते थे। ये भी अलग ही पर्सनैलिटी के थे। अब ये जो है वो लोकसभा में चुनकर भी जाते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में भी चुनकर जाते हैं, परंतु फिर ये डिसाइड करते हैं 1948 में जब हिमाचल प्रदेश को एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात आती है, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम जो है वो क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे हिमाचल में, हम अलग ही रहेंगे। ठीक है, उस टाइम ऑप्शन थी कि आप अलग रहना है, आप अलग रह जाओ, आपको हमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु बाद में इनको चला कि यार ऐसे तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, तब ये सर्वाइव नहीं कर पाए। तब ये जाकर हिमाचल में मिलते हैं। और हिमाचल में आकर ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कब मिला था, ये आप कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे कि बिलासपुर जो है वो हिमाचल का पार्ट, हिमाचल में जो है वो कब एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है वो जुड़ा था। जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। आगे बोलते हैं द फेस्टिवल ऑफ सिक्रिन इज परफॉर्म्ड इन किन्नौर इन द मंथ ऑफ। तो बोलते हैं ये जो सिरकिन फेस्टिवल है ये किन्नौर में मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है। पहली तो बात यहाँ से यही ध्यान रखनी है कि ये सिरकिन फेस्टिवल आखिर मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये किन्नौर में जो है वो मनाया जाता है। अब बोलते हैं ठीक है कि किन्नौर में मनाया जाता है, परंतु भाई आपको ये बताना है कि ये कौन से महीने में जो है वो मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा गया है जब ये कौन से महीने में मनाया जाता है, तो आपको फेस्टिवल फेयर की जो है वो जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिमाचल के। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि उसके बिना काम चल पड़ेगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि फिर हिमाचल जी के नहीं पढ़ेंगे तब भी पेपर पास कर लेंगे, तो वो चीज़ें पॉसिबल होती नहीं दिखती। पेपर में जिसको मेरिट बनानी है ना, उसको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड जो है वो बनानी पड़ेगी। आप एक बेसिक चीज़ सोच के देखिए कि HPRC के जब मेडिकल के पेपर हुए, नॉन मेडिकल के पेपर हुए, आर्ट्स के पेपर हुए, सबके द्वारा बोला गया कि पेपर आसान थे, पेपर आसान थे, पेपर टफ थे, पेपर टफ थे। तो मेरिट इतनी ज़्यादा हाई जाने के चांसेस क्यों हैं? फिर भी हाई जाने के चांसेस मेरिट के तभी हैं जब बच्चों ने मेहनत की हुई थी। भाई जिसने मेहनत की हुई थी ना वो आगे तक पहुंच गया। और ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों, अगर 200 पोस्ट हैं तो 200 का 200 बच्चा पेपर खरीद कर ही लग जाएगा नौकरी में। तो इन बातों में ना जाएं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो ऑनेस्टली मेहनत करें और हर एक एंगल से मेहनत करें। बोलने का मतलब ये है कि ये नहीं सोचें कि कुछ शॉर्टकट मिल जाएगा, ये ना सोचें कि कुछ छोड़ देंगे तो चीज़ काम जो है वो हो जाएगा। नहीं, वैसे पॉसिबल है ही नहीं। हम खैर बात कर रहे थे ये सिरकिन की, तो सिरकिन की हम बात कर रहे थे। ये जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है वो मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन इसका सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर जो है वो कुछ और भी चीज़ें जो है वो जान लेते हैं। क्या क्या चीज़ें हम यहाँ पर जो है वो जानेंगे किन्नौर के बारे में। किन्नौर में ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही एक फेयर फेस्टिवल जो है वो होता है। किन्नौर में और भी बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो हैं वो होते हैं, जिनके बारे में डिटेल से मैं आपको जो है वो बताता हूँ। विद मंथ जो है वो यहाँ पर हम रिवाइज जो है वो करेंगे। ठीक है, किन्नौर में जो है वो साजो फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। ये जो साजो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? ये जनवरी के महीने में जो है वो मनाया जाता है। कौन से महीने में? जनवरी के महीने में ये मनाया जाता है। किन्नौर में ही जो है वो आपने ध्यान रखना है, एक खेपा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। एग्जैक्टली ये रोपा वैली में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ये रोपा वैली में जो है वो मनाया जाता है। तो रोपा वैली भी आपने जो है वो ध्यान रखना है कि रोपा वैली का ये फेस्टिवल है। किन्नौर में जागरो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। जागरो फेस्टिवल किन्नौर में मोनंग, कामरू, रिब्बा जैसे स्थानों में मनाया जाता है। फिर महासू
महासु देवता हेल्ड वेरी हाई एस्टीम, जहाँ पर महासु देवता को पूजा जाता है मुख्य रूप से, ये आपने ध्यान रखना है। किन्नौर में लोसर त्यौहार तो मनाया ही जाता है न्यू ईयर फेस्टिवल के रूप में। किन्नौर में फागली त्यौहार जिसको लुस्कर भी बोलते हैं वो भी मनाया जाता है। तो ये आपने उख्यांग का भी ध्यान रखना है, उख्यांग जिसको फुलैच भी बोलते हैं वो भी किन्नौर में मनाया जाता है। तो ये किन्नौर के फेयर फेस्टिवल हो गए। आगे बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सासुर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि सासुर गोम्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है, आपको उसकी लोकेशन एग्जैक्टली जो है वो बतानी है। सासुर गोम्पा आप फटाफट बोल देंगे सुनकर कि ये लाहौल स्पीति में जो है वो आता है, परंतु अकेला इतना याद रखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर लाहौल और स्पीति दोनों ही ऑप्शन में जो है वो दिए गए हैं। अब लाहौल और स्पीति जब दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं तब आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि ये सासुर मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर आती है, ये लाहौल में ही जो है वो एग्जैक्टली आती है। कहाँ पर आती है, ऑप्शन सी इसका लाहौल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको जो है वो 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था, देवा ग्यात्सो के द्वारा इसको बनाया गया था। कारदंग मोनेस्ट्री आती है, कारदंग मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल में स्थित है। तायुल मोनेस्ट्री जो है वो आती है, तायुल मोनेस्ट्री भी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है जो लामा सारजा रिनचेन के द्वारा बनवाई गई थी। एक ताबो मोनेस्ट्री आती है, ताबो भी इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री आती है जिसको जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो बोला जाता है। ताबो लगभग जो है वो 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी जो है वो मोनेस्ट्री है। गैमूर मोनेस्ट्री आती है लाहौल में गैमूर मोनेस्ट्री आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मारीची वज्रवाही को ये बिलोंग करती है, उनके स्कल्पचर को बिलोंग करती है। 11th-12th सेंचुरी के करीब की जो है ये मोनेस्ट्री है। तो इस तरह से मोनेस्ट्रीज के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर वॉज हिमाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट एनेक्टेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले पार्ट में पढ़ा है और पहला ही क्वेश्चन पढ़ा है, HPRC के द्वारा पूछा भी गया है एग्जाम में। तो अभी आप कमेंट करके जो है वो इसका आंसर बताएंगे। हाँ, अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।